रुको, मैं अभी आया। कैसे हो मंडल भाई? सब बढ़िया। अच्छा सुनो ना, आप भी थोड़ा बाहर घूम के आओ ना। आराम से। ठीक है डॉली, चलें? आओ। आओ डॉली। अजित, तुमने मेन डोर तो बंद किया है ना? अरे डॉली तुम टेंशन क्यों ले रही हो? यहाँ कोई नहीं आता यार। अजित यार, मुझे बहुत डर लग रहा है, कोई आना जाए। डॉली यार तुम डरो मत, हम पहली बार थोड़ी ना आ रहे हैं यार। अरे ईशा, क्या है? पापा एक से क्या होता है? हो गया तुम लोगों का सब रेडी? मैं जूस लेके आती हूँ। सुनो 12 बज गए, 12 बजे आने वाले थे वो लोग। अपर्णा कहाँ है? अपर्णा तू अब तक रेडी नहीं हुई? दीदी तैयार तो हूँ, ये देखो बैंगल्स भी पहन दी मैंने। खूब सुंदर दिखती है, बस एक कमी रह गई। क्या? टेंशन मत ले, अरे लगता है वो लोग आ गए। मैं जाती हूँ, तू जल्दी आ जा। ठीक है? लो अपर्णा आ गई। लीजिए चाय लीजिए। हम तो इसी साल अपर्णा की शादी करने के बारे में सोच रहे हैं। मतलब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो तो। अरे हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, बस एक बार राजीव और अपन आपस में बात कर लें। नहीं, आप अपर्णा का टेंशन मत लीजिए, हमारे तरफ से सब ओके है। तो हमारी तरफ से भी सब ठीक है। तो मुंह मीठा कीजिए। बिल्कुल। कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, अब शादी का मुहूर्त देखना पड़ेगा। हाँ मैं कल ही पंडित जी से बात करके मुहूर्त निकलवाता हूँ। चलिए अब हम चलते हैं। चलो बेटा। सब कुछ ठीक हो जाए तो दिसंबर जनवरी में इसकी शादी करवाते हैं। यार सब कुछ ठीक ही तो है, और क्या ठीक होना है? दीदी जीजू, मुझे वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं बात करती हूँ उससे। हाँ बात करो तुम इससे, क्योंकि इसलिए नहीं बैठा हूँ कि मैं रिश्ते लेकर आऊँ ये बना करती रहे। नहीं देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे आप छोड़ो। दीदी आप ही बताओ, वो कैसा दिख रहा था लड़का? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो मैं कैसे शादी कर लूँ उससे, बताओ। देख अपर्णा, फैमिली अच्छी है, वेल सेटल है, ऊपर से अकेला लड़का है, तू शादी के बाद ना बहुत खुश रहेगी। दीदी पैसा ही सब कुछ थोड़ी ना होता है। होता है, पैसा ही सब कुछ होता है। दीदी क्या बोल रही हो आप ये? तू बैठ जा, तू बैठ। देख अपर्णा, अब हमारे माँ बाबा नहीं है जो हमको जिद करे और वो हमारे नखरे उठाए। आशीष मेरा पति है और उसकी तुम्हारे प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं कि वो तुम्हारी शादी करवाए। फिर भी वो सब कुछ कर रहे हैं तुम्हारे लिए, तो तुझे ये बात समझनी पड़ेगी। तू समझ रही है ना मुझे क्या कहना है? ये लोग अभी तक नहीं गए, 5 रुपए में इतना टाइम थोड़ी निकलो। अजीत, ये क्या कर दिया तूने? मंडल, मंडल, क्या तुम हो वहाँ? मंडल, मंडल, क्या हुआ यहाँ? डॉली कहाँ है? डॉली, या क्या तूने? डॉली, ये क्या किया तूने? मैंने नहीं किया मंडल भाई, ये तो किसने किया है?
साहब ये देखिए साहब। अरे कौन है लड़की? साहब वो हाल में जो लड़का अजीत उसी के साथ आई थी 2-2.5 घंटे पहले। साहब ज़्यादातर ये मटके बंगलो खाली पड़े रहते हैं, तो कभी कभी लड़के लोग को थोड़े टाइम के लिए दे देता हूँ। कुछ फालतू धंधे करता है। हाँ, शर्म नहीं आती तेरे को? बंगले का सीसीटीवी दिखाओ। सीसीटीवी नहीं है। तेरा ऐसा क्या झगड़ा हुआ था लड़की के साथ, तूने उसको मार दिया? मैंने नहीं मारा साहब, ये उसने किया। उसने किसने? साहब पुलिस वाले ने। पुलिस वाला? कौन पुलिस वाला? क्या हो रहा है ये? सर हम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है सर। आपको कोई गलत नहीं सर आप नहीं अजीत सर हम सच में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है सर। उधर बैठ, चल पुलिस स्टेशन। सर वो पुलिस वाला मुझे यहाँ से लाया और इस कमरे में बंद कर दिया था साहब। उसके बाद उसने डॉली के साथ क्या किया मुझे कसम से कुछ नहीं पता था। वो तो जब मंडल भाई आए उन्होंने दरवाज़ा खोला तो साहब मैं भाग कर आया और वहाँ गया। उसको पहचान पाएगा तू? नहीं साहब वो एक्चुअली उसने ना मास्क पहना हुआ था, वो लाल कलर का एक हेलमेट था, उसके ऊपर आंखें दिख रही थी, तो ऐसे में मैं कैसे पहचान सकता हूँ सर? नेम प्लेट तो देखा होगा साहब। एक्चुअली मैं ना सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ तो उधर ध्यान नहीं गया मेरा, लेकिन सर उसकी ड्रेस में ना ऐसा 2 स्टार थे सर। एक कॉन्डोम का खाली पैकेट मिला है और कुछ नहीं मिला, और उस लड़की का फ़ोन भी गायब है। नहीं सर मेरा नहीं है सर। देखा, अभी सच सच बता दे, बाद में अगर सच बाहर आ गया तो सच में इतना मारूंगा परेशान हो जाएगा। नहीं सर मेरा नहीं सर। एक बात बता, उसने डॉली को मार दिया लेकिन तेरे को हाथ तक नहीं लगा, क्यों? सर अब मुझे क्या पता उसने मुझे क्यों छोड़ दिया सर, कसम से सर मैं सच बोल रहा हूँ। फिर ये लड़की के घर वालों को बुला पहचान के लिए। लड़की के घर वालों का नंबर दो। जी सर। सर मुझे लगता है कि ये अजीत झूठ बोल रहा है, पुलिस की कहानी सुना के हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। मुझे भी ऐसा लगता है शरीफ, लेकिन हमें जांच तो करनी होगी। एक काम करो, आसपास के एरिया में पूछताछ करो, किसी ने लाल हेलमेट वाले पुलिस वाले को देखा है। ठीक है सर। लेकिन एकदम शांति से, बवाल नहीं होना चाहिए, तो अपने डिपार्टमेंट की बदनामी हो जाएगी। ठीक है सर। और ये अजीत और वो गार्ड, उनको पुलिस स्टेशन लेके चलो, कायदे से पूछताछ करते हैं। अरे ईशा, मम्मी कहाँ है? आई नहीं क्या अभी तक? आई है ना, अमित मामा से बात कर रही बाहर। अमित मामा? मंजिरी तू क्या बोल रही है? अपर्णा घर की बच्ची है, उसकी शादी तोड़वा के हमें क्या मिलेगा? मिलेगा ना चाची, मिलेगा। आपके बेटे के मन की भड़ास निकलेगी। और तुझे क्या जरूरत थी रे? अपर्णा की टूटी शादी के बारे में राजीव को बताने की क्या जरूरत थी? अरे मुझे पता है तू किस लिए कर रहा है, तू कुछ भी कर ले, तुझे जमीन बिल्कुल नहीं मिलेगी। ए मंजिरी, किसको धमकी दे रही है तू? और ये जमीन का ताना है ना, ये मुझे मत मार, समझी ना? उसका केस कोर्ट में चल रहा है और पुलिस स्टेशन में क्या चल रहा है ना, वो जानता हूँ मैं। बोल ना, जीजा जी को बताओ क्या? बोल। अमित, अपर्णा तू मंजिरी को लेकर अंदर जा, फालतू का लड़ाई झगड़ा करके क्या मतलब है? हाँ दीदी बस करना, चल अंदर। क्या बस कर? तुझे पता है ना इसने क्या किया है? दीदी अमित दादा ने कुछ नहीं किया है, राजीव को फोन करके मैंने मना किया था। तूने बताया था? खुद के घर पर तो तेरा कंट्रोल है नहीं, अरे माझ्यावर आरोप करते। तू मंजिरी, अपर्णा प्लीज तू मंजिरी को लेकर अंदर जा, और अमित तू चल यहाँ से। ये सब कुछ मजाक चल रहा है क्या? दीदी मजाक नहीं चल रहा है, पर समझौता जरूर चल रहा है। जीजू मेरी शादी में पैसे लगा रहे तो किसी से भी शादी करवा देंगे। हाँ सुना क्या बोल रही है तुम्हारी बहन? मैं इसके फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ कि अच्छे घर में शादी हो जाए इसकी, लेकिन नहीं, उल्टा मुझे ही ताने दे रही है। जीजू मैं आपको ताना नहीं मार रही हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब तुम जानो और तुम्हारी बहन जानो। अरे सुनो, ये डॉली के कपड़े। शांत हो जाइए आप।
पानी पीजिए। देखिए पोस्टमार्टम से तो यही पता चलता है, और उसका बॉयफ्रेंड अजीत, उसने भी यही बताया कि किलर ने उसको दूसरे रूम में बंद करके रखा था। नहीं सर, आपको किसने बताया कि अजीत डॉली का बॉयफ्रेंड है? खुद अजीत ने बताया, उसके साथ ही गई थी वो बंगले पे। नहीं साहब, वो झूठ बोल रहा है, वो एक नंबर का लफंगा है, वो खुद डॉली के पीछे पड़ा हुआ है। जब उसे पता चला कि डॉली की अगले महीने शादी होने वाली है, तो वो पागल हो गया। हे डॉली डॉली डॉली, सुनना, तेरे से बात करनी है। अजीत तुम यहाँ क्या कर रहे हैं? तू चुप बैठ, तेरे से बात नहीं करनी मेरे को, तेरी बेटी से बात करनी है, समझा? चल अंदर निकल जा। अजीत तुम ऐसी बात कैसे कर सकते हो पापा से? अरे भाड़ में गए पापा, पहले तो ये बता तेरी हिम्मत कैसे हुई किसी और के साथ शादी करने के बारे में सोचने की? हाँ, कौन सी लड़की तुम जैसे शराबी से शादी करना चाहेगी? हाँ, इसलिए झूठ बोल रहा है। उसके दो दोस्त रवि और विजय, वो दोनों लफंगे, आप उनको पकड़ी, वो बताएंगे आपको कि अजीत ने डॉली के साथ क्या किया। अजीत इन दोनों के साथ आवारागर्दी करता था। मैं गया था उनसे पूछने, मगर दोनों घर से गायब थे। These are the kindest thing I ईशा, know. किंडेस्ट नहीं काइंडेस्ट। Hi, Papa. पानी, आप अपर्णा की बात का बुरा मत मानिएगा, पर उसकी बात भी तो सही है ना। अब आप मुझे बताइए, लड़का अगर उसकी पसंद का नहीं होगा तो वो जिंदगी भर खुश कैसे रहेगी? सही है तुम दोनों बहनों का। एक तो अच्छा लड़का भी चाहिए और अच्छी शादी भी चाहिए। अच्छा बताओ, बिना पैसों के कहाँ से होगी ये सपनों वाली शादी? आप बस उसके लिए अच्छा सा लड़का देखिए, पैसों का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों? लॉटरी लग गई है? लगी नहीं है, पर लगने वाली है। पानी। सर, ये ओमकार सही कह रहा था। जिस टाइम डॉली का मर्डर हुआ उसी टाइम अजीत ने रवि को फोन किया था, और इस कॉल के 20 मिनट बाद इन दोनों के फोन की लोकेशन मर्ड एरिया की थी। पकड़ा दोनों को? हाँ सर, भागने की कोशिश कर रहे थे लेकिन पकड़ लिया। गुड। काय झालं? बहुत टाइम से बैठे हो इधर, क्या काम क्या है? साहब वो साहब बोले थे पुलिस में जाके बैठो, मैं आता हूँ करके, लेकिन अब तक नहीं। ऐसा बहुत टाइम हो गया साहब, मैं यहाँ बैठा हूँ सर। ठीक है, बसा। सीधा करे ना सर, बता दो, बता, तू ही बता। डॉली मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर रही थी साहब, तो मैं कैसे देख सकता था चुपचाप? आप इसलिए दोनों दोस्तों को साथ लेकर उसका मर्डर कर दिया ना? नहीं सर, हमने किसी को नहीं मारा सर। सर, हम उसको मारना नहीं चाहते थे, हम तो डॉली को उसकी औकात दिखाना चाहते थे। जब से वो रोड पर झगड़ा हुआ था ना, डॉली मुझसे मिलने तक को तैयार नहीं थी सर, तो मैंने थोड़ा नाटक किया और फ़ोन करके उसको सॉरी बोला, और फिर बहाने से उसे उस बंगले भर लेकर गया सर मैं। अजीत क्या कर रहे हो तुम? डॉली प्लीज, लास्ट टाइम यार डॉली। अजीत नहीं नहीं, अजीत ये सही नहीं है। समझा करो ना यार डॉली। अजीत अब सब कुछ खत्म हो गया है। तो पुलिस की कहानी झूठ बताई ना? नहीं सर, वो सच था सर। क्या सच था? सर हम सच बोल रहे हैं। क्या हम उससे कुछ कर पाते तो उससे पहले ही। ये लोग मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे हैं सर। ये लड़की झूठ बोल रही है सर। हमने चल बाहर चल। तुम यहीं रुको। उसके बाद वो पुलिस वाले ने हम तीनों को एक रूम में बंद कर दिया था। फिर उसने डॉली के साथ क्या किया हमें कुछ नहीं पता सर। जब काफ़ी देर तक कोई नहीं आया तो सर हम तीनों बाथरूम की विंडो से बाहर गए, और सर जब हम बाहर आए तो हमने देखा डॉली को ऐसे वायर से लपेटा हुआ है। उसी वक्त पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? तूने क्या? सर हम खुद ही फंस जाते सर। हाँ। इसलिए मैं और रवि वहाँ से चुपचाप निकल लिए थे, और अजीत को कहा था कि अगर मंडल वापस आए तो दिखावा करना कि हम कभी आए नहीं थे यहाँ पे सर। वो पुलिस वाले ने डॉली को मारा है सर। वो लाल हेलमेट के सिवाय कुछ देखा था? और नेम प्लेट वगैरह देखी थी? सर नाम तो क्लियर दिख नहीं रहा था साहब, लेकिन यूनिफॉर्म पे 2 स्टार थे ऐसे।
और सर उसके पास एक काले रंग का बैग भी था। सर मेरे को याद नहीं रहा। बैग में क्या था? नहीं सर, वो बैग अटकाया हुआ था, उसने उतारा नहीं था। सर एक बात समझ नहीं आ रही, अगर इन लड़कों को डॉली को मारना था तो सीधे सीधे भी मार सकते थे। ये इस तरह इतना बवाल बनाने की क्या जरूरत है? वो तो सब सच बाहर आने के बाद ही पता चलेगा। शिरके इन तीनों के कस्टडी के लिए पिटीशन फाइल करो। और हाँ, मर्डर वाले दिन मर्ड एरिया में जितने भी 2 स्टार पोस्टेड थे उन सबके मोबाइल लोकेशन क्रॉस चेक करो। ठीक है। मोबाइल किसी को मिलना है? साहब वो साहब बोले थे कि पुलिस में जाके बैठो, वो अब तक नहीं है साहब। मैं बहुत टाइम से यहाँ बैठा हूँ साहब। कौन साहब? नाम तो पता नहीं साहब उनका। नाम मालूम तो मिलोगे कैसे? शक्ल से पहचान पाओगे? नहीं साहब, वो जब बंगले पे आए थे तब उन्होंने हेलमेट पहन रखा था साहब। लाल कलर का हेलमेट था? हाँ, लाल कलर का हेलमेट था। क्या करने आया था बंगले पे? अरे साहब क्यों मारे हो साहब? बच्चे साहब यहाँ पे हमेशा आते जाते रहते साहब। अब मेरे मालिक को मालूम पड़ेगा तो मेरी नौकरी जाएगी साहब। अच्छा, अब थाने जा और जो बोलना है वही बोल। तो थाने निकल, इन दोनों को लेके आता हूँ। चल निकल निकल। बाइक देखी थी उस पुलिस वाले की? हाँ साहब, जब मैं बाहर आया था तब उनकी बाइक वहीं पे थी। लाल कलर की थी? हाँ। गाड़ी का नंबर याद है? एक मिनट साहब जरा। MH02 GD 998। हाँ। शिरके वायरलेस पे अलर्ट कर दो इस बाइक के लिए। चलो तुम्हारे बंगले पे। दरवाजा तो बंद है साहब। जब मैं पुलिस स्टेशन आया तो दरवाजा खुला था, लेकिन सब मेरे पास चाबी है। ये बेहोश है, इसको होश में लाओ इसको। शिरके जो भी किलर हो वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी रखो। नाकाबंदी में कुछ मिला? नहीं सर, जब तक हम नाकाबंदी लगाते हैं मुझे लग रहा है कि किलर ने एरिया क्रॉस कर दिया था। वैसे मैंने उस बाइक की नंबर प्लेट को RTO के ऐप पे चेक किया था सर, पता चला है कि वो नंबर प्लेट फर्जी थी। फर्जी? ये देखिए, किसी कार का नंबर है। अब ये क्या नया एंगल सामने आया? शिरके अजीत और उसके दोस्त हमारे कस्टडी में, फिर भी एक जैसे 2 मर्डर हुए। मुझे लगता है कि अजीत और उसके दोस्त उस पुलिस वाले के बारे में सच कह रहे थे। पर जिस बेहरे में से इसको मारा है लगता है उसको कोई पर्सनल दुश्मनी है। लेकिन एक पुलिस वाले की इन लड़कियों के साथ पर्सनल दुश्मनी क्या हो सकती है? सर एक चीज़ ये भी हो सकती है कि इस लड़की का और डॉली का कोई कॉमन कनेक्शन हो जो इन दोनों लड़कियों को उस किलर के साथ जोड़ता हो। CCTV है? नहीं साहब। सर कमरे में कॉन्डम का पैकेट मिला है, लेकिन लड़की का कोई ID प्रूफ या मोबाइल नहीं मिला है। नहीं सर, मेरा नहीं है। सेम ब्रांड है सर, डॉली के क्राइम सीन पर भी यही मिला था। शिरके एक काम करो, आसपास के मेडिकल स्टोर में पूछताछ करो, वहाँ CCTV होता है। पता करो कोई लाल हेलमेट या लाल बाइक वाला ये परचेस करने वहाँ आया था। ठीक है सर। लड़की कौन थी वो? गर्लफ्रेंड थी मेरी, नेहा नाम है। साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए अक्सर ही आ जाते थे। आज भी आए थे। जब वो पुलिस वाला आ गया और गार्ड को मार पीट कर बाहर भेज दिया और अंतर जबरदस्ती करने लगा। अरे सर, दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं सर? चल अंदर चल, बताता हूँ। चल। अरे सर, अंदर कहाँ भेज रहे हैं सर? आप अपना ID कार्ड दिखाइए पहले। पुलिस वाले से ID कार्ड मांगेगा? आप इस तरह से हमें हैरेस नहीं कर सकते। हम कुछ गलत नहीं कर रहे थे और आपने हेलमेट भी लगाया है। हटाइए इसे। अभी पापा को फोन लगाता हूँ, आप उनसे बात करिएगा। मैं बेहोश हो गया सर, और उस आदमी ने मेरी वजह से नेहा की जान गई सर। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। तुम दोनों यहाँ आ रहे हो ये बात और भी कोई जानता था? कोई नहीं सर। नेम प्लेट पे नाम देखा था उस पुलिस वाले का? देखने की कोशिश की थी सर, मगर अनक्लियर था। 2 स्टार थे उसके वर्दी पर। कुछ बैकपैक वगैरह भी था क्या? हाँ, ब्लैक कलर का। बैग में कोई सामान, कुछ नाम वगैरह देखा? नहीं देख पाया सर। नेहा की हत्या ने डॉली के मर्डर की जांच को एक नई दिशा दे दी थी।
पुलिस अब तक अजीत को डॉली का हत्यारा मानकर चल रही थी। नेहा की हत्या के बाद पुलिस इस संभावना से इनकार नहीं कर पा रही थी कि नेहा और डॉली का कातिल एक ही आदमी भी हो सकता है। पहली संभावना थी कि किलर कोई प्रेडेटर या सेक्स एडिक्ट था जो खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था, मगर दोनों लड़कियों के साथ की गई बेरहमी किसी दुश्मनी की तरफ भी इशारा कर रही थी। पुलिस कंफ्यूज थी। हत्यारे को बंगलोज की लोकेशन, वहां लगे सीसीटीवीज और आने वाले टारगेट की सबकी डिटेल में जानकारी थी। और ऐसा तभी हो सकता है जब इस सब में पहले से कोई अंदर का आदमी इन्वॉल्व हो, जैसे किसी बंगले का कोई कर्मचारी या फिर पहले से ही कपल्स पर नजर रख रहा कोई व्यक्ति। यह भी एक बहुत बड़ा सवाल था कि क्या कोई पुलिस वाला इस सब के पीछे था या फिर यह सिर्फ कातिल का एक स्वांग था जिसकी आड़ में वो छिपने की कोशिश कर रहा था। सर मेडिकल स्टोर के सीसीटीवी फुटेज में तो कुछ मिला नहीं है सर, और इन दोनों लड़कियों के सीडीआर में अभी तक कोई कॉमन लिंक भी नहीं मिला है। इनके फ़ोन भी बंद है, लोकेशन ट्रेस कर पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है सर। और सर ये रही उन पीएसआईज की लिस्ट जो मर्ड एरिया में पोस्टेड थे। कोई मिला? नहीं सर, इनको क्रॉस वेरीफाई किया है, या तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे या फिर अपने घर पे थे। शिरके, अपनी इन्वेस्टिगेशन का दायरा बढ़ा। मर्ड के आसपास जितने भी पुलिस स्टेशन है वहाँ के पीएसआई से बात करो। ये नेहा, इसके फादर कब आने वाले मुंबई? सर कल तक आ जाएंगे। दीदी वो कॉफी खत्म। दीदी कहीं जा रही हो क्या आप? हाँ, वो ईशा के स्कूल का कुछ सामान लेना है ना, और ईशा को भी स्कूल से लेना है, तो बस जा रही हूँ। आती हूँ। मंजरी, मंजरी, अरे मंजरी कहाँ है? जीजू, दीदी तो ईशा को स्कूल लेने गई है। अरे 5 बज रहे हैं, 2 बजे स्कूल छूटता है। जीजू मुझे नहीं पता, मैं तो अपनी फ्रेंड से मिलने गई थी, अभी आई हूँ। फोन भी ऑफ आ रहा है उसका। जीजू आप टेंशन मत लीजिए, कहीं आस पड़ोस में गई होगी वो। मैं देखता हूँ, ये मंजरी को देखा क्या आपने? मंजरी आई क्या? नहीं जीजू, दीदी घर पर नहीं आई है। मैंने ईशा के स्कूल में भी फ़ोन किया था, वो वहाँ से ईशा को लेकर निकल गई है, पर घर नहीं पहुँची। मैंने भी मोहल्ले में चेक किया, नहीं मिली। जीजू दीदी कहाँ गई होगी? आपकी बेटी नेहा और आपकी बेटी डॉली एक दूसरे को जानते थे? नहीं सर। देखिए श्रीकांत जी और ओमकार जी, तो हमें लगता है कि ये काम करने वाला एक ही इंसान होगा, लेकिन वो अजीत नहीं है, क्योंकि अजीत जेल में बंद है। आपका कोई पहचान वाला है जो इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी जानकारी रखता हो और नेहा और डॉली को नुकसान पहुंचाना चाहता हो? नहीं सर। आप दोनों में से किसी का पुलिस वाले के साथ झगड़ा हुआ था? नहीं सर, हम शरीफ लोग हैं, पुलिस वालों के साथ झगड़ा क्यों करेंगे? ये देखिए सर, ये है। काम करो गरडे, जिस पुलिस स्टेशन से फोटो आया था उनसे कोऑर्डिनेट करो, इनका एड्रेस ले लो, इनके फैमिली को इन्फॉर्म करो। सर बदबू तो कल से आ रही थी, लेकिन आज बहुत ज़्यादा आने लगी, तो मैंने सोचा अंदर जाकर देखूं, और दरवाज़ा खुला हुआ था। अंदर आके देखा तो ये बेडरूम में लाश पड़ी थी। तुम कहाँ रहती हो? सर मैं यही बाजू वाले बंगले में रहती हूँ, मतलब मेरा पति वहाँ गार्ड का काम करता है सर। और इस बंगले में कौन है गार्ड? सर इस बंगले के गार्ड का तो नहीं पता, ये तो बंद ही रहता है हमेशा। अच्छा, ये बंगले के आसपास किसी लाल हेलमेट वाला या लाल बाइक ऐसे किसी पुलिस वाले को देखा है आते जाते? हाँ सर, वो पुलिस वाला था या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसने लाल हेलमेट और लाल बाइक पे था, और उसने ब्राउन शर्ट पहन रखी थी। कैसे गाड़ी चला रहा है?
कब की बात है ये? सर परसों शाम 7, सवा 7 की बात होगी। सर पिछले मर्डर की तरह इसे भी बहुत बुरी तरह से मारा है। मोबाइल फ़ोन भी गायब है, कोई कॉन्डम वगैरह भी नहीं मिला है। शिरके, पूरे मड एरिया में रेड अलर्ट कर दो। कोई भी लाल हेलमेट वाला, लाल गाड़ी वाला दिखे उसको पकड़ो, पूछताछ करो, उसका बैकग्राउंड चेक करो। अपने पूरी पुलिस टीम को अलर्ट करो। अपने खबरियों के नेटवर्क को बोलो डबल स्पीड से काम करें। ये आदमी मिलना चाहिए। ठीक है सर। सर मुझे लगता है कि हमें पब्लिक को भी अलर्ट कर देना चाहिए। सर 20 दिन में 4 मर्डर हो चुके हैं और अभी तक ये हमारे हाथ नहीं लगा। सर ये जो कोई भी है बहुत खतरनाक है। तकरीबन 40 से 50 घंटे पहले दोनों की मौत हुई। सर आप ये कैसी बात कर रहे हैं सर? सर मंजरी का किसी के साथ कोई अफेयर नहीं था सर। ऐसा तुम्हें लगता है क्योंकि तुम उस बारे में अनजान थे, लेकिन पोस्टमार्टम के हिसाब से हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि उस बंगले में मंजरी उसके लवर के साथ ही थी। या तो उसके लवर ने उसको मारा होगा या तो जिसने मारा उसको ये लवर जानता होगा, इसलिए खुद की जान बचाने के लिए मंजरी को छोड़ के भाग गया। सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। नहीं सर, मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं पता। ठीक है, तुम दोनों को उसके लवर के बारे में कुछ पता नहीं। क्या मंजरी का किसी के साथ झगड़ा था या कोई मंजरी को नुकसान पहुंचाना चाहता था? हाँ सर। सर मंजरी के चाचा का लड़का अमित, सर अमित की उससे जमती नहीं थी और कुछ दिन पहले उन दोनों का झगड़ा भी हुआ था। सर झगड़ा क्यों हुआ था? सर एक पुश्तैनी प्रॉपर्टी मेरी और दीदी के नाम से थी और अमित दादा बार बार उसे अपनी बताते थे और बार बार उस पर कब्जा करने की कोशिश करते थे। दीदी उस पर अपना कब्जा बनाए रखने के लिए पुलिस और कोर्ट दोनों से लड़ रही थी, पर अमित दादा मान ही नहीं रहे थे। पुलिस के साथ कैसा झगड़ा चल रहा? सर वो अमित दादा पुलिस वालों को मुंह बंद रखने के लिए पैसा खिला देते थे, इसलिए पुलिस वाले हमारी सुनते ही नहीं थे। सर एक दिन मैं और दीदी पुलिस वाले से बात करने के लिए गए थे और पुलिस वाले ने हमारी बात ही नहीं सुनी और उसने दीदी से बदतमीजी की और दीदी ने उस पर थप्पड़ मार दिया। लेकिन ये बात तो तुम दोनों ने मुझे बताई नहीं। क्योंकि दीदी ने मुझे आपसे बताने के लिए मना किया था। आप दीदी को दादा से समझौता करने के लिए कहते थे और अगर दीदी आपसे ये बात बताती तो आप उनकी बात ही नहीं सुनते। हाँ बोला। सस्पेंडेड पीएसआई मुकेश केदारी। हाँ वो जो लाल वाली बाइक खड़ी है तुम्हारी है? हाँ मेरी है, लेकिन मेरी बाइक से आपको क्या काम? बात करनी है तुमसे। बोला, क्या पूछना है आपको? एक गिलास पानी मिलेगा? ये लीजिए। ये न्यूज़ के बारे में पता है कि नहीं? मुझे कैसे पता होगा सर? मैं पहले से सस्पेंड चल रहा हूँ। आपको क्या चाहिए ये सीधे सीधे बताइए। जब से आए तब से घुमा फिरा के सवाल पूछ रहे हैं आप मुझसे। ये देखो, आप इसका फोटो मुझे क्यों दिखा रहे हैं? वो इसलिए दिखा रहे हैं कि एक लाल बाइक वाले ने, जिसका हेलमेट भी लाल है, उसने इसका रेप करके इसका मर्डर किया और वो पुलिस वाला है। अच्छा, तो आपको ऐसा लगता है कि ये मर्डर मैंने किया है क्योंकि मेरे पास लाल कलर की बाइक है, हेलमेट भी है? ऐसा है साहब। ये बकवास ना आप कहीं और जाकर करिए। मुझे लगा था कि आप मुझसे बात करने हैं किसी और सिलसिले में, ना आप तो मुझे जेल भिजवाने के चक्कर में। सही सोचा। तुम्हारी फाइल देखी है मैंने सस्पेंशन की। मंजरी ने सस्पेंड करवाया था ना तुमको? क्यों? आप क्यों नहीं रुकवा सकते काम? अमित ने आपको पैसे दिए ना काम ना रोकने के लिए। उसने पैसे दिए और कहा काम मत रोको, इसीलिए नहीं रोक रहा। अगर आप कुछ देंगे और कहेंगे काम रोक दो तो रोक दूंगा। क्या मतलब है आपका? मेरा घर नजदीकी है, बीवी मायके गई है, कुछ टाइम हम दोनों साथ में रहेंगे। अब तुम घर पे चले जाना, फिर सीधा प्रॉपर्टी पे जाके मैटर सुलझा दो। मैं मीडिया में जाऊंगी और सबको बताऊंगी कि इस पुलिस थाने में ऐसे इंसान को काम पर रखा है जो काम के लिए औरतों को खुद के साथ सोने के लिए कहता है। सबके सामने इज्जत निकाली थी तुम्हारी। तुम्हारे पास तो बहुत स्ट्रांग मोटिव है उसके मर्डर का। और बाकी दो लड़कियां, उनको क्यों मारा? और हाँ, वो मंजरी के लड़के को क्यों मारा? फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए।
देखिए, आपको जो बोलना है बोलिए, जो समझना है वो समझिए। ऐसे भी जिंदगी बर्बाद कर दी उस मंजीरी ने मेरी। बीवी भी छोड़कर चली गई। अब कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। जब जेल में पड़ेगा ना तब पूरे बॉडी में फर्क पड़ेगा। करड़े सर, इसके डीएनए टेस्ट का इंतजाम करो। ओके सर। अरे साहब, इतने सालों से उस प्रॉपर्टी का मामला उलझा हुआ था, तभी तो मैंने कुछ किया नहीं। और जब अब मामला सुलझ रहा था तो मैं क्यों मरवाऊंगा मंजीरी को? मामला सुलझ रहा था मतलब? साहब, कुछ दिन पहले मुझे वकील का कॉल आया था मंजीरी की तरफ से, वो प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए 50-50 का सेटलमेंट ऑफर कर रही थी मुझे। ये सेटलमेंट का ऑफर मंजीरी ने दिया था? हाँ, मतलब उसकी तरफ से लॉयर ने कॉल किया था। आप चाहिए तो बात कर लीजिए ना साहब उससे। सर, मंजरी ने अमित को सेटलमेंट का ऑफर दिया जरूर था, बट वो चाहती नहीं थी उसके साथ सेटलमेंट करना। वकील साहब, आप जमीन के लिए कोई खरीदार देख लो। 50 लाख की जगह पे 40 लाख मिल गए तो भी चलेगा, बस डील जल्दी होनी चाहिए। और वो अमित को तो मैंने पहले ही समझौते का चूरन दे दिया है, और वैसे भी ना वो 50% के चक्कर में इस सब में ज्यादा ध्यान नहीं देगा। तब तक हम कोई खरीदार देख के जमीन बेच देंगे। एक बार जमीन बिक गई ना तो उसके बाद अमित जाने और वो खरीदार जाने। आप बस ये बात किसी को मत बताइएगा, आशीष और अपर्णा को भी नहीं। सारी बातें चुपचाप होंगी तभी तो काम होगा ना। सर, हम लोग इस पर डिस्कस कर ही रहे थे कि मंजली के मर्डर की खबर आई और ये बात बीच में रही। वकील साहब, क्या ऐसा हो सकता है कि इस झूठी सेटलमेंट के बारे में अमित को पता चला होगा? सर, मेरी साइड से तो पता नहीं चला, कहीं और से पता चला हो तो आई डोंट नो। ठीक है वकील साहब, आप जा सकते हो। शिरके, ये मंजीरी ने अपने प्रॉपर्टी डील के बारे में किसी से बात नहीं की थी, यहाँ तक कि अपनी बहन अपर्णा और आशीष से भी। ये जरूर कुछ खिचड़ी पका रही थी। शायद मंजरी अपने लवर के साथ नई जिंदगी बसाने की प्लानिंग कर रही है, और इसके लिए उसे पैसों की जरूरत है। उसके कॉल डिटेल्स में कुछ मिला? नहीं सर, उसके कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से कोई लव अफेयर का एंगल सामने नहीं आया। शिरके, एक काम करो, ये तीनों मर्डर जिस दिन हुए उस दिन का पीएसआई मुकेश केदारे और मंजरी के चाचा का लड़का अमित, उनका मोबाइल लोकेशन निकलवा। अगर ये तीनों मर्डर सीरियल किलर ने किए तो उसका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि पता नहीं वो अगला हमला किस पे और कब करेगा। मंजरी इस पॉसिबल सीरियल किलर की तीसरी विक्टिम थी। कातिल अब भी आजाद था और पुलिस इसीलिए अपनी जांच को किसी भी संभावना के लिए खुला रखना चाहती थी, खासकर सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर मुकेश केदारे और मंजरी के अपने भाई के साथ रंजिश के सामने आने के बाद, क्योंकि इस बात की भी कोई गारंटी नहीं थी कि मंजरी का कातिल कोई सीरियल किलर नहीं बल्कि कोई और था। क्या कर रहे हो? प्लीज मुझे जाने दो। प्लीज मुझे जाने दो। सर, काजल मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, वो मेरी अच्छी दोस्त है। मेरे अंकल है, उनका एक बंगलो है सर। हम लोग वहीं पे गए थे टाइम पास करने, और जब वो पुलिस वाला आया तो उसने मुझे सर ज़बरदस्ती रूम में बंद कर दिया। अरे सर, दरवाजा खोलिए सर। और मैं वहाँ से जैसे तैसे सर बाहर निकला तो मैंने देखा काजल बेडरूम में बेहोश पड़ी। मुझे कुछ नहीं पता सर उसने काजल के साथ क्या किया। मैंने तुरंत ही पुलिस को फ़ोन किया सर, और काजल को हॉस्पिटल लेकर आया। और सर, आपके सीरियल किलर केस की इन्फॉर्मेशन हमें मिली तो हमने आपको इन्फॉर्म कर दिया। सर, मैं भी मंड में पुलिस की सख्ती की वजह से उसने अपने शिकार की जगह बदल ली। उसने जगह जरूर बदली, लेकिन शिकार कभी भी कर सकता है। ये आदमी बहुत खतरनाक है। तुम्हारे पुलिस स्टेशन को अलर्ट में रहने के लिए बोलो। ओके सर। देखो, मैं इस नौटंकी में शामिल नहीं होऊंगा। मुकेश, तुम्हारी मर्जी किसी ने पूछी नहीं है, ऊपर से ऑर्डर है, फॉलो करना पड़ेगा। और अगर नहीं मानोगे ना तो मंजरी के मर्डर केस में हमारे पास बहुत सबूत हैं, अंदर कर देंगे तुम्हें। खड़े, हेलमेट दो। डिसाइड करो, मास्क में जाना है या फिर जेल जाना है। देखो काजल, बिल्कुल डरना नहीं। इनमें से कौन था पहचानना। इस बात का पता करने के लिए पुलिस ने यूपीएस इलेक्ट्रिकल्स के टोटल 1023 एम्प्लॉयज की कुंडली खंगालनी शुरू कर दी थी। साथ ही साथ पुलिस इस केस से जुड़े हर विक्टिम और सस्पेक्ट का कनेक्शन भी यूपीएस इलेक्ट्रिकल्स के साथ जोड़कर देख रही थी। और आखिरकार 3 दिन और रात की मेहनत के बाद
पुलिस को वो तार मिल गया जो इस केस के एक सस्पेक्ट से जुड़ा था। ये आदमी सर, ये तो एक्सीडेंटल केस है। ये एम्प्लॉय हमारी फर्म की तरफ से साइट पर गया था और इसे करंट लगा और इसके बाद इसने जॉब छोड़ दी। चल बोल, तेरे दिमाग में ऐसी क्या सनक थी कि तूने उसका मर्डर किया? सनक नहीं थी सर मंजरी से छुटकारा पाना था। प्रॉपर्टी के लिए ना? प्यार के लिए सर। अरे भगवान, तू अपने बहन के पति से, अपने जीजा से प्यार करती है? सर, माँ पापा के गुजरने के बाद ज़रूरत नहीं थी कि आशीष ही मेरा ख्याल रखता, मेरा खर्चा उठाता, पर इसने मेरा ख्याल रखा और बहुत अच्छे से रखा, इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाई। अरे तू इससे प्यार करता था तो मंजरी से डिवोर्स ले लेने का, बाद में शादी करने की, मंजरी का मर्डर करने की क्या जरूरत थी? सर, हम दोनों शादी तो कर लेते, पर आधी ज़मीन दीदी के नाम हो जाती और तलाक के बाद ऊपर से आशीष को दीदी को पैसे देने पड़ते, वो अलग से। चल, मंजरी का समझ गया, उससे बदला लेने का था, लेकिन वो दो लड़कियां, उनको क्यों मारा? उनकी तो कोई दुश्मनी नहीं थी ना, ऐसे मार दिया। वो दोनों अक्सर मुझे मड में दिखती थी, अच्छी लगती थी। मैं उन दोनों के साथ सोना चाहता था, तो मैंने सोचा कि तो आप लोगों को लगे कि उसकी भी सीरियल किलिंग होती। और वो बंगले मड के, उनमें सीसीटीवी नहीं, तेरे को कैसे पता? सर, यूपीएस इलेक्ट्रिकल्स में काम करते करते मड के सारे बंगलों की जानकारी है बस। तो वो मंजरी को बंगले में कैसे बुलाया? झूठ बोल के। अरे पर वहाँ क्यों आना है? बात तो हम लोग घर पे भी कर सकते हैं ना। अरे सरप्राइज है, और हाँ, ईशा को भी ले आना, उसके लिए भी एक सरप्राइज है। बातें तो कुछ की नहीं और बोल रहे थे बात करनी है। हम बेडरूम से बाहर ही नहीं निकले। अब चलो घर चलते हैं। ईशा कब से बाहर बैठी और अपर्णा वेट कर रही हो। ईशा तो तेरा अपना खून था ना? हाँ, इतनी छोटी बच्ची को क्यों मार दिया? सर, मैं और आशीष अपनी ज़िंदगी नई सिरे से शुरू करना चाहते थे, और अगर ईशा जिंदा रहती तो हम अपनी पुरानी ज़िंदगी को नहीं भुला पाते। एक नंबर की हलकट हो तुम, फालतू मानसा तुम्हें, फालतू। अरे पुलिस होने का नाटक क्यों किया? हमको क्यों बदनाम किया? सर, मुकेश केदारे और दीदी का झगड़ा मेरे सामने ही हुआ था, तो हम दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि हम ये मुकेश केदारे का एंगल आपके सामने लेकर आते हैं, और आप लोगों ने हमसे पूछा तो हमने आपको मुकेश केदारे के बारे में बता दिया कि जिससे सबका ध्यान भटक सके। अब छोड़ो जेल में, यही तुम्हारा जम्मू कश्मीर, यही तुम्हारा कुल्लू मनाली। आशीष और अपर्णा का रिश्ता नाजायज था, लेकिन अगर वो चाहते तो वो तलाक लेकर एक दूसरे के साथ जिंदगी बिता सकते थे, अपने रिश्ते को कानूनी मान्यता दिला सकते थे। एक दूसरे के साथ रहने के लिए दोनों ने इतनी बड़ी साजिश रची कि 4 जिंदगियां खत्म हो गई और न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। ये देखिए सर, देसी कट्टे से इतनी गोलियों को चलाना, कातिल के पास जरूर 2 से 3 कट्टे होंगे। आसपास कोई सीसीटीवी, कोई आई विटनेस? नहीं सर, हमने सब जगह चेक किया सर, आसपास कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है सर। एक्चुअली सर, गोलियों की आवाज़ सुनकर इन लोगों ने मुझे कॉल किया, तब हमें इन्फॉर्मेशन मिली। कोई आईडी मिली? हाँ सर, इसका नाम चिंतन धवन है सर, और आईडी पे जो रेजिडेंशियल एड्रेस है सर वो होशंगाबाद रोड का है सर। होशंगाबाद रोड, वहाँ पर तो ज्यादातर स्टूडेंट रहते हैं। हाँ सर। फिर तो इसके इंस्टीट्यूट में जहाँ ये रहता है वहाँ से हमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। सर, आपको क्या लगता है ये कोई हेट क्राइम है या फिर किसी नौसिखी का काम है? देखो, किसी नौसिखिए के पास 1 कट्टे का होना तो समझ में आता है, लेकिन 2 से 3 कट्टों का होना ये कोई आसान काम नहीं है। मतलब सर? सीधी सी बात है, किसी को भी मारने के लिए 1 या 2 गोली बस होती, लेकिन इस केस में कातिल ने एक के बाद एक लगभग 10 से 12 गोलियां इसको दागी। मतलब वो कुछ मैसेज देना चाहता है, कुछ प्रूफ करना चाहता है, बट किसे और क्यों पता नहीं। बॉडी का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और पूरी इंफॉर्मेशन लेके मुझे सुबह रिपोर्ट करो। ओके।
अरे तेरे अबू चले गए क्या? जी अम्मी। तूने सुलेमान को देखा है कहीं? गया होगा वो अपने काम पर। कौन सा काम? हाँ, उसकी तो नौकरी चली गई है, वो भी 15 दिन पहले। घर पे तो बताना दूर, रोज ऐसे नाटक करता है जैसे काम पे जा रहा हो। अरे अम्मी आप फिक्र मत करो, और सुलेमान कोई छोटा बच्चा थोड़ी ना है। देख आ गया वो, अब तू ही बात कर ले, मुझसे तो सीधे मुंह बात नहीं करता हो। अच्छा हुआ तू आ गया, मेरी गठरी बंधाने में मदद करना। तेरी नौकरी चली गई है क्या? देख भाई, तू फिक्र मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन तू जल्दबाजी में ना कोई उल्टा सीधा काम बाजी, तू लेक्चर मत जा, मैं कोई बच्चा नहीं, जा मेरे लिए पानी ले आ। ले ये ले, कस के बांध दिए। भाई सुन ना, ये गठरी कनाड़िया तक छोड़ देना। हाँ, यही काम रह गया था बस, मैं नहीं जा रहा, तू निकल। बढ़िया, ये कन्या तक पहुंचा दे। 6 महीने हो गए हम एक दूसरे से बात करके, पर ऐसा लगता है जैसे हम एक दूसरे को जन्मों जन्मों से जानते हैं। हाँ लव, मुझे भी ऐसा ही लगता है। चल झूठी। संजीव, मैं झूठ नहीं बोल रही। अब तो तुम पक्का झूठ बोल रही हो, तभी तो हर बार कोई ना कोई बहाना मार के हमारा मिलना टाल देती हो। इतने उतावले क्यों हो रहे हो? हाँ, अब क्या करोगे मिलने के बाद? अपने दिल की बात कहने वाला हूँ तुमसे, एकदम फिल्मी स्टाइल। एक हाथ में रिंग और एक हाथ में फ्लावर्स लेते हुए अपनी नीज पे जाऊंगा और तुमसे पूछूंगा, बेबी विल यू मैरी मी? अच्छा अब बताओ कब मिले? बहुत जल्द। ओके बाय। अरे सही था तुम, धूप में चलोगे तो कुमला जाओगे। चलो आप बैठो गाड़ी में, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अरे नहीं संगे साहब, शुक्रिया, लेकिन मैं चली जाऊंगी। बस कीजिए, मैंने कहा ना मैं चली जाऊंगी। तुम मेरा इंसल्ट कर रही हो। अल्लाह का शुक्र करे कि अभी तक मैंने आपकी इंसल्ट करी नहीं है, वरना ऐसी इंसल्ट करती कि आप अपना चेहरा शीशे में भी देखने में शर्माते। चलिए जाइए, मुझे बहुत काम है। तेरी सर की कसम होगी, तेरे बिना है ना एक एक पल काटना भी मुश्किल हो जाएगा, पता है बेरो? तू गांव क्यों जा रहा है? यहीं रुक जाना। अरे तो खाऊंगा क्या, वैसे भी यहाँ पे सब काम धंधा बंद पड़ गया है। गाँव जाऊंगा, खेती करूंगा। अरे अपन राजा है वहाँ के, पता है तुझे? और मस्त वहां से आते टाइम ना एक तेरे लिए मस्त मोबाइल लेके आऊंगा और वापस तेरे पास। तो तुम मुझसे क्या चाहिए तुझे? ज्यादा कुछ नहीं, बस तेरे से दूर रहने का जो दर्द होगा ना, उसकी दवा। मतलब एक छोटा सा वीडियो बनाना है रे, जब भी तेरी याद आएगी ना वीडियो देख लूंगा। वीडियो मतलब चंदू, हाँ भाई, अपन रेडी है भाई। ज़ूबी, ज़ूबी, तेरी मनोज बहन को अभी आना था क्या? जाओ जाओ। हाँ पा, तू यहाँ क्या कर रही है? उधर अम्मी ने तेरी खोज में पूरा घर सर पर उठा लिया। तू और अम्मी ना दोनों एक जैसे हैं, छोटी छोटी बातों पर फालतू के नाटक करते हैं। अरे पानी भरने आई थी, मेरे बेटे की दावत है ना, उसके लिए। कोई था क्या यहाँ पर? कोई दिख रहा है क्या? आई बड़ी जासूस सईदा। चलो। वाह, क्या खुशबू आ रही है। सईदा बेटा, जी अब्बू। बहुत ही उम्दा इंतजाम किया है बेटा तूने, खुश रहो। शुक्रिया। सलाम वालेकुम चाची। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद भाई। ओ वालेकुम सलाम मियां। भाभी जान। अरे शकील भाई आइए, आप ही का इंतजार था। आते कैसे नहीं भाभी जान, हमारे छोटे नवाब का जो जन्मदिन है। तू यहाँ क्या कर रहा है? चल बाहर आ। बाजी मैं जा रहा हूँ, और मुझे ढूंढते हुए कोई भी है तो कहना कि मैं यहाँ नहीं था। तू मेरे सर पे हाथ रख के कसम खा कि तूने कोई भी गलत काम नहीं किया है। बाजी ये सब नाटक बंद कर, और प्लीज अपना मुंह बंद रखना। तुझे कसम है मेरे भांजे की। कहाँ है मेरा शहजाद, मेरा बेटा? तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
किसे बुलाया तुम्हें यहाँ? मैं अपने बेटे का जन्मदिन मनाने आया हूँ। आखिर बाप हूं मैं उसका, मेरा हक है। तू होता कौन है मेरे और मेरे बेटे के बीच बोलने वाला? चल हट। चल सईदा, समझाना अपने बाप को, तेरा शौहर आया है। आप चले जाइए यहाँ से। आपका मुझसे और मेरे बच्चे से कोई वास्ता नहीं है। पर कम से कम मेहमानों के सामने तो तमाशा ना करें। मेहमान, मैं चला जाऊं? और जो तेरे बाप ने मेहमान के नाम पे ये लौंडे इकट्ठा करके रखे हैं, तू उनके साथ अय्याशी करेगी? चुप है? बड़ी मिर्ची लग गई तुझे? अपनी बहन की दलाली करते वक्त शर्म नहीं आई तुझे? है? ये सारे नए नए ग्राहक तूने इकट्ठा किया ना? देख लूंगा, तुम सबको देख लूंगा। ऐसी मौत मारूंगा कि देखने वालों की रूह कांप उठेगी। हमें मारेगा तू? चल मारेगा। माफ करना, इसका तो हमेशा का नाटक है ये। इसको सबक मिल चुका है। आइए, हम अपना जश्न क्यों खराब करें? हेलो पुलिस। इन लोगों को पहचानते हो? हाँ सर, ये मोहम्मद भाई है, ये उनकी बीवी सलमा है, ये उनकी छोटी बेटी जूबी है, और उनका बेटा सुलेमान है। कहाँ रहते थे ये लोग? सर ये प्रवासी मजदूर थे, ये पास की बस्ती में रहते थे। लॉकडाउन की वजह से इस फैक्ट्री में रहने लगे थे आके, अपनी बस्ती छोड़ के। एक काम करो, जरा पता करो। सर मारपीट की कोई निशानी नहीं है। सर गार्ड ने बताया कि ये प्रवासी मजदूर की फैमिली है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि लॉकडाउन की वजह से सब डिप्रेशन में आ गए होंगे, पूरी की पूरी फैमिली सुसाइड कर ली। पूरा घर अच्छे से चेक किया सर, लेकिन घर में कोई नहीं मिला। वॉचमैन, तुम तो कह रहे थे कि मोहम्मद की एक और बेटी है सईदा, और उसका कोई बच्चा भी है। बिल्कुल है सर। तो कहाँ है वो? तो पता नहीं सर। एक बात और सर, पूरे घर में खाना बिखरा पड़ा है। ऐसा देख करके लग रहा है कि कल रात कोई दावत हुई थी। एक काम करो, फूड सैंपल्स फॉरेंसिक लैब भेजो और बॉडीज का पंचनामा करा के उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजो सर। और उस फैक्ट्री मालिक से कांटेक्ट किया? हाँ सर, कांटेक्ट हो गया, वो आ रहा है। ये आपकी फैक्ट्री है? जी, वरदान गोनियों का काम है मेरा। मोहम्मद और उसके परिवार को कैसे जानते हैं? सर बहुत अच्छे लोग थे। मोहम्मद तो पिछले 20 सालों से मेरे पास काम कर रहा था, मेरे पिताजी के ज़माने से। ये बेचारे तो प्रवासी मजदूर थे, वहाँ बस्ती में मकान मालिक किराया माफ़ नहीं कर रहा था, ऊपर से फैक्ट्री भी बंद पड़ गया। बहुत तकलीफ़ में थे बेचारे। मैं भी कितना करता, मेरा भी धंधा ठप पड़ गया था, इसीलिए मैंने इनके परिवार को यहाँ फैक्ट्री में रहने के लिए बुला लिया। सोचा जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब देखा जाएगा। इनकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि ये आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए थे। आपने इनकी मदद नहीं की?
सर मैंने बहुत किया, जितना कर सकता था मैंने किया, लेकिन ये लोग आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाएंगे ये कभी नहीं सोचा। इधर और कौन कौन रहता था? अभी फिलहाल चंदू और सुरेश ही रहता है। सुना है वो भी गाँव जाने वाला है। और हाँ, मेरा इलेक्ट्रिशियन शकील भी यहीं रहता है। चंदू, सुरेश और शकील। एक तरफ कुएं में पाई गई प्रवासी मजदूरों की लाशों की इंदौर पुलिस तहकीकात कर रही थी और दूसरी तरफ भोपाल पुलिस एक शूटआउट में मारे गए चिंतन के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही थी। और तभी उनके हाथ एक बड़ा सुराग लगा। साइबर सेल ने चिंतन के मोबाइल और उसके लैपटॉप का सारा डिलीटेड डेटा रिट्रीव कर लिया सर। साइबर सेल के अनुसार चिंतन किसी संजीव नाम के आदमी से बातें करता था सर, और वो भी रेगुलर बेसिस पे। लेकिन सर उनके बीच में सिर्फ बातें ही नहीं बल्कि रोमांटिक बातें होती थी सर। इंटरेस्टिंग। पता करो संजीव कौन और क्या करता है। ओके सर। अब्बू, अब्बू आप ठीक तो है ना? लगता है आपका बीपी बढ़ गया। नहीं बेटा, हम ठीक है, हमें कुछ नहीं हुआ। मुझे पता है अब्बू, आप हम सभी को लेकर फिक्रमंद रहते हैं और फिर आपकी तबीयत बिगड़ जाती है। देखो बढ़ गया ना बीपी, मैं अभी दवाई देती हूँ। हे बेटा, तू देखना, हम 20 सालों से यहाँ पर रहकर मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। अब ये लॉकडाउन लग गया तो सारे प्रवासी मजदूर अपने वतन लौट रहे हैं। हम तो अपने गांव जा भी नहीं सकते, वहां जाकर करेंगे भी क्या बेटा? अब्बू आप फिक्र नहीं करो, मैं हूं ना, मैं और ज्यादा मेहनत करूंगी, सिलाई और कढ़ाई के और ज्यादा काम लूंगी। हमने इतने बुरे बुरे दिन साथ देखे अब्बू, तो ये लॉकडाउन हमारा क्या बिगाड़ेगा? देखना हम इसे भी पार कर जाएंगे। लोग कहते हैं कि तलाकशुदा बेटी माँ बाप पर बोझ होती है, लानत है उन पर। कि बेटा तू तो मेरा सहारा है भाई। सर मोहम्मद और उसकी फैमिली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और घर पे पाए हुए खाने की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। सर खाने में बहुत ज्यादा मात्रा में नींद की गोलियां मिलाई गई और मोहम्मद का गला भी घोटा गया और सलमा को किसी चीज से दम घोट के मारा गया। मतलब ये सामूहिक आत्महत्या के बदले सामूहिक हत्या का केस बनता जा रहा है। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक इनकी बॉडी पे खरोच है। इसका मतलब ये है कि उन्हें बेहोश करने के लिए पहले नींद की गोलियां खिलाई गई, फिर उन्हें कुएं तक खींच के लेके आया गया और फिर कुएं में धक्के देके गिराया गया। और सर चारों के बॉडी में बहुत ज्यादा मात्रा में नींद की गोलियां पाई गई। एक फैमिली से 4 बॉडी बरामद होती है। उस फैमिली की बड़ी बेटी अपने बच्चे के साथ गायब है। ये सब तुम्हें डाउटफुल नहीं लगता है? सर ऐसा भी तो हो सकता है कि उसकी जान को खतरा हो। सर ये भी तो हो सकता है घर की बड़ी बेटी ने इन चारों की हत्या की हो, फिर अपने बच्चे के साथ भाग गई हो। लेट्स नॉट जंप टू कंक्लूजन्स। पूछताछ करते रहो, रिश्ते नाते यार दोस्त सबसे बात करो। वी हैव टू फाइंड हर। और जो 2 लड़के जो पड़ोसी गायब हुए थे, क्या नाम है? सुरेश एंड चंदू सर। एक काम करो, उनकी फोटो निकालो फैक्ट्री के मालिक से, ठीक है? और सईदा का फोन ट्रैकिंग पे डालो। शहर के तमाम मेडिकल स्टोर्स में पता करो पिछले कुछ दिनों में वहां से नींद की गोलियां किन्होंने खरीदी, और सीसीटीवी फुटेज भी चेक करो। हमें ये पता लगाना है कि ये मर्डर्स जो है वो किसकी वजह से हुई है, कौन है ये कारण। मतलब मोहम्मद, सलमा, सुलेमान या फिर जुबी। ए बेटा मेरी बात तो सुन। अरे क्या है? ले बेटा सुन, आवारागर्दी छोड़ और मेरे साथ फैक्ट्री में चल, हाथ बटा मेरा। देख 4 पैसा घर में आएगा और ये उठपटांग लोगों से दूर रहेगा। मैं आपकी तरह जिंदगी भर मजदूरी करके फटियाल में नहीं रहूंगा। कोई ऐसा काम धंधा करूंगा जिससे माल भी आवे और अपना ताऊ भी जमे रहे। आप बस खाली गोंगियां उठा दे रहो, मैं गोंगियां भर भर के पैसे कमाऊंगा, समझे? चलो बेटा बात सुन ना। भाई अब्बू ने जीना हराम कर रखा है, अब सच बताओ तो पैसे कमाने ही पड़ेंगे। जितना ज्यादा तू बेचेगा ना उतना ज्यादा कमाएगा। सर क्राइम सीन के पास हमें ये मोबाइल मिला था,
इसे साइबर सेल से अनलॉक करवाया तो इसमें ये वीडियो मिला सर। ये तो रूबी है। और उसके साथ कौन है? इसका नाम सुरेश है सर। सुरेश? मेरा मोबाइल सुरेश का है? नो सर, सुरेश के दोस्त चंदू का है। ये देख तेरे लिए क्या लाया देख। हाँ ये वही था वो कल तू निहार रही थी ना मॉल के बाहर खड़े होकर। मुझे पता था ये ड्रेस तुझे पसंद है ना। देख तू मेरा कितना ख्याल रखता है। तू रुक, मैंने इसको अभी पहन के आई, ठीक है? हाँ जा। सर जुबी के मोहल्ले में जाके पूछताछ की, पता चला जुबी एक एडवेंचर सीकर थी। अच्छा। मोहल्ले में सभी के साथ कम ज्यादा फ्लर्ट करती थी वो। रियली? ये सर, जब कोई उसके साथ फ्लर्ट करता था, उसे छेड़ता था, उसके साथ बातचीत करता था, ये सब वो बहुत एंजॉय करती थी, उसको अच्छा लगता था सर। यहाँ तक कि आसपास के जवान लड़के भी सिर्फ रूबी के लिए उसके गली के चक्कर लगाया करते थे। पूछताछ करो, पता करो कि जुबी आखिरी बार किसके साथ थी, और ये भी पता करो कि मोहम्मद का कोई अपना कोई रिश्तेदार इस शहर में है या नहीं। अगर है तो हम उनसे मिलना चाहेंगे, क्योंकि इस केस की परतें जितनी खुलती जा रही है केस उतना ही उलझता जा रहा है। सर हमारे हाथों में जायका कमाल का है। अब हर बार मुझे मना लेते हैं ना जी, पर इस बार मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी। अरे भाई हमसे क्या गलती हो गई? शादी, आपने मुझे कहा था कि आप मुझसे शादी करोगे। तो मैंने मना कब किया? तुम्हारे दोनों बच्चों को भी अपने साथ ले आया, उन्हें अपनी औलाद माना, तुम्हें बेगम का दर्जा दिया, और अब भी तुम्हें लगता है तो चलो कल चलकर रजिस्ट्री करवा लेते हैं। नहीं, मुझे निकाह करना है सहरा बांध के, काजी के सामने, पूरी बिरादरी के सामने, और वो भी अपने गांव में। ठीक है चलो कल ही चलते हैं तुम्हारे गांव, तुम्हारी अम्मी अब्बू से बात कर लेते हैं। बच्चे, उनका क्या होगा? अम्मी हमारा क्या होना है, मैं संभाल लूंगी सब। इतनी अच्छी खबर है, आप दोनों बेफिक्र होकर जाइए। पर रफीक का क्या? वो बेचारा तो। अम्मी रफीक भाई भोले हैं, वो मेरी सारी बातें तो मानते हैं, मैं उनको संभाल लूंगी। आप दोनों बात कर आइए, फिर हम सब साथ चलेंगे आप दोनों का निकाह करवाने। हमने तुम्हारे चिंतन के बीच में हो रही इंटरनेट में पूरी चैट हिस्ट्री रिट्रीव कर ली है। बहुत प्यार मोहब्बत वाली बातें हुआ करती थी तुम दोनों के बीच में। हे माय लव, आई मिस यू। सेम हियर। तो बहुत पुरानी बात है, अब हम दोनों के बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं। वो लड़की, मेरा मतलब है वो लड़के ने मुझे बहुत पप्पू बनाया सर। तो बदला लेने के लिए तूने उसका मर्डर करवा दिया? अरे नहीं सर, ये आप क्या बात करें? मैंने उसे नहीं मारा, बल्कि मारा तो उसने मेरे जज्बातों और भावनाओं को। अच्छा, जब चिंतन का मर्डर हुआ उस वक्त तुम कहाँ थे? सर मैं तो फरीदाबाद में था, मेरे चचेरे भाई की शादी थी। मेरे पास फोटोज भी हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, फिलहाल अभी तुम जा सकते हो, लेकिन हमसे बिना परमिशन लिए शहर से बाहर मत जाना। जी सर, थैंक यू। इस पर नजर रखो। हाँ सर, मैं और मोहम्मद साडू भाई मतलब थे, मेरी बीवी रूबिया, मोहम्मद भाईजान की बेगम सलमा आपा की चचेरी बहन। और सर लॉकडाउन के चलते हम उनकी मिट्टी में भी नहीं जा पाए। रूबिया कहाँ है? सर वो अपने अम्मी अबू से मिलने गांव गई थी, और लॉकडाउन के चक्कर में वहीं फंस गई। मोहम्मद के परिवार के 4 सदस्यों की हत्या हो गई, और उधर सईदा अपने बच्चे के साथ गायब है। कुछ पता है सईदा कहाँ है? पता नहीं सर। मोहम्मद के परिवार का किसी के साथ कोई दुश्मनी, कोई लड़ाई झगड़ा? हाँ सर, खुर्शीद सैयदा का शौहर, उसने सबकी नाक में दम कर रखा है। आए दिन उसके उनके साथ झगड़े होते रहते हैं। खुर्शीद का पता है?
सर हेलो, क्या? सर, जितनी जल्दी हो सके आप फैक्ट्री के कुएं वाले लोकेशन पर पहुंच जाइए। सर, 2 और लाशें मिली है, आइए। ये देखिए सर, ये चंदू और सुरेश। इसी कुएं से मोहम्मद और उसके पूरे परिवार की लाशें मिली थी। उनका बेरहमी से कत्ल किया गया था और आज ये 2 लाशें। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, हो ना हो इनका भी मर्डर हुआ है। लेकिन इतने सारे लोगों को कौन और क्यों मार रहा है? एक काम करो, बॉडीज का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजो और आसपास पता करो। सर, यहाँ पर जो हादसे हो रहे हैं उसके बारे में कुछ जानते हो? नहीं सर, मुझे तो कुछ नहीं पता। मोहम्मद के परिवार के बारे में कुछ और जानते हो? सर, मोहम्मद की बेटी सईदा और शकील में कोई चक्कर है सर। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि मोहम्मद को अपनी तलाकशुदा बेटी और शकील के रिश्ते पे एतराज हो और इसीलिए शकील ने सईदा के साथ मिलकर पूरे परिवार को खत्म कर दिया हो और सईदा को लेकर भाग गया हो? जूबी और सुरेश का अफेयर चल रहा था। पहले जूबी का मर्डर होता है, फिर सुरेश का। सईदा जो है जूबी की बड़ी बहन थी। कहीं ना कहीं इस वारदात का सईदा के वारदात से आपसी संबंध तो है। इन मसलों का तार जो है ना, वो कहीं सईदा और शकील से जाके जोड़ रहे हैं। सईदा के फोन को ट्रैकिंग पे डाला था, क्या रिपोर्ट है? सर, उसने अभी तक अपना फोन ऑन ही नहीं किया। तो शकील का फोन ट्रैक करो, हो सकता है दोनों एक साथ छुपे हुए। हाँ, और साथ ही साथ मुझे मोहम्मद, सलमा, सुलेमान और जूबी के कॉल रिकॉर्ड्स भी चाहिए। हाँ, इनका डेटा मिलना बहुत जरूरी है। फॉलो सर, संजीव का बैंक अकाउंट और उसकी कॉल डिटेल चेक कर ली गई है सर। सब क्लियर है सर। मतलब हमारे पास कोई डिटेल नहीं? नो सर। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इन देसी कट्टों के जरिए कातिलों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। पता करो पिछले दिनों 1 2 नहीं बल्कि 3 कट्टे किसने और कहां से खरीदे। अपने खबरियों को काम पे लगा दो। मुझे नहीं लगता हमारे भोपाल में कट्टे बेचने वाले ज्यादा हैं। एक तरफ इंदौर पुलिस सईदा और शकील का अभी कुछ पता नहीं लगा पाई थी, दूसरी तरफ भोपाल पुलिस को भी संजीव के बैंक अकाउंट डिटेल्स और कॉल रिकॉर्ड से कुछ हासिल नहीं हुआ था। वैसे तो ये दोनों केसेस अलग नजर आ रहे थे, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ ऐसी हैरतअंगेज बातें आने वाली थी जिससे इस केस की इन्वेस्टिगेशन की पूरी दिशा ही बदल जाने वाली थी। अगर सईदा और शकील को भागना होता तो क्या घर के जरूरी सामान छोड़ के जाते वो लोग? ये देखो, बच्चों के कपड़े, दूध का डिब्बा, दूध का बोतल, कुछ भी तो लेके नहीं गए। लॉकडाउन चरम सीमा पर थी, ऐसे में ये जरूरी सामान कोई छोड़ के नहीं जाता है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई पूरे परिवार को मार के उन्हें उठा ले गया हो? सईदा का पति, ऐसा मुमकिन है। वो सईदा को वापस चाहता था और शकील से बदला लेना चाहता था, तो हो सकता है कि कहीं बंद करके उसे टॉर्चर कर रहा। सर, ये ट्रंक है जो हमें मोहम्मद के घर से बरामद हुआ था सर। इसकी जब तलाशी ली गई सर, तो इसमें से ये 2 लाख रुपए मिले। 2 लाख रुपए? यस सर। कहीं ये तो वजह नहीं है मर्डर की? पता करो कि ये सुलेमान करता क्या था, उसके पास ये 2 लाख रुपए आए कैसे? अवैध चरस और गांजे की स्मगलिंग करता है। लॉकडाउन के चलते अच्छा भाव भी मिल रहा था, काफी पैसे भी उसने कमा लिए। किसके लिए काम करता था? साहब, वो जोसेफ का पंटर बन चुका था। जोसेफ का बंडर? जोसेफ को दिया। सर, जोसेफ तो भाग गया। इंदौर हत्याकांड की गुत्थी पुलिस के लिए उलझती ही जा रही थी। जितनी नई जानकारियां मिलती उतने ही नए पेच फंस जाते। हर तरफ संदिग्ध गुनहगार नजर आ रहे थे, लेकिन कोई भी पुख्ता सबूत हाथ नहीं लग रहा था। सुलेमान जिस जोसेफ के लिए अवैध धंधा करता था वो भी फरार था। पर इस बीच पुलिस के हाथ एक ऐसी जानकारी लगी जिसने इस केस को और उलझा दिया।
ये तो सईदा, उसका बच्चा और शकील। सर इन सबको मिला के मरने वालों की संख्या 2-3 नहीं, पूरे के पूरे 9 हो गए। तुम लोग आसपास देखो। तेरे लाश तो बहुत सड़ चुकी है। काफी पुरानी लाश है। चेहरे को जानबूझकर कुचल दिया गया ताकि इसकी शिनाख्त न हो सके। बॉडी का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दो। ओके सर। सर, सईदा के शौहर खुर्शीद का पता चल गया है सर। वो उज्जैन में छिपा हुआ था। वहां की लोकल पुलिस उसे यहाँ लेकर के आ रही है। साहब, मानता हूँ मेरा सईदा और उसके घर वालों के साथ हमेशा झगड़ा हुआ करता था। तो फिर घर बंद करके ताला लगा के तुम उज्जैन में क्यों छुपे हुए थे? साहब, वो सबके सब मर गए ना, तो मुझे लगा आप लोगों का शक मुझ पर ही आएगा, इसलिए जब तक मामला ठंडा नहीं हो जाता मैंने अपने आप को छुपा लिया था। सर, हाईवे किनारे मिली लाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है सर। उसकी हत्या गला काट कर की गई है सर, और ऐसा लगता है कि सर उसके गले के जो बर्थ मार्क है उनको मिटाने की कोशिश की गई है सर। ये देखिए सर। बॉडी इंदौर भोपाल हाईवे पे मिली है। एक काम करो, इसकी फोटो इंदौर के रास्ते में पड़ने वाले सभी पुलिस स्टेशन में भेजो और पता करो क्या कोई इसकी शिनाख्त कर सकता है। ओके सर। सर, भोपाल के एक पुलिस स्टेशन से सर ये फोटो आई है। इंदौर भोपाल हाईवे पर एक सड़ी हुई लाश मिली। हेलो, गुड, आखिरकार जोसेफ मिल ही गया। ले आओ उसे। मत मारो साहब, मत बता दो साहब, बता दो साहब, बता दो साहब। सुलेमान अपने फंडर था। शुरू में उसने अपन का भरोसा जीता, अच्छा काम कर रहा था साहब। बाद में उसने बड़ा हाथ मारा, बड़ा माल उठाया और उसको बेच के सारा माल लेके फरार हो गया साहब। अपन उसको ढूंढते हुए उसके फैक्ट्री वाले घर में पहुंचा, वहां भी कोई नहीं मिला साहब। बाद में पता चला कि वहां के कुएं में सबकी लाशें मिली साहब। अपन घबरा गया और अपन भाग गया साहब वहां से। अच्छा, तो तूने ही सुलेमान को मार डाला? हाँ, और उसके परिवार वाले उसके खिलाफ कंप्लेंट ना लिखवाए तो तूने उनको भी मार डाला? नहीं साहब, अपन को सुलेमान को मारना ही होता ना साहब, तो उसके हाथ पैर तोड़ता, ना कि उसको नींद की गोली देके मारता साहब। ड्रग्स की सप्लाई कौन करता था? ऐसा मैंने कुछ नहीं किया सर। बताता हूँ सर, मत मारो सर, प्लीज सर, बताता हूँ सर। पहले मैं अपना माल फार्म हाउस में छुपाता था, फिर लॉकडाउन में फैक्ट्री बंद हो गया तो मैं वहाँ छुपाने लगा सर। मोहम्मद और उसका परिवार जब तेरे फैक्ट्री के कंपाउंड में रहने आया तो उन्हें तेरे धंधे के बारे में पता चल गया, इसलिए तूने उनको मार डाला। नहीं सर, सच बोल। नहीं सर, मैंने नहीं मारा सर, बल्कि मैं तो अपने चरस गांजे के धंधे में खुश था सर। मैंने किसी की हत्या नहीं की। महेंद्र। सर, मैं अजय सिंगर की वाइफ हूँ। आपने उन्हें क्यों अरेस्ट किया है सर? उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सर, आप शरीफ लोगों को परेशान कर रहे हैं। मैडम, लगता है आप अपने हस्बैंड को जानती ही नहीं। ड्रग्स का धंधा करता है आपका हस्बैंड, खुद अपने मुंह से कबूला है। नहीं सर, आपको गलत फहमी हुई होगी। वो ऐसा नहीं कर सकते सर, प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए सर, प्लीज। सॉरी, मामला इतना संगीन है कि उन्हें तो बेल भी नहीं मिलेगी, इसलिए आप बेकार की कोशिश ना करें। सर। मैडम प्लीज आइए, आप आइए। ये सईदा के गहने इसके पास? सुनो, ये जो मैडम गई ना, फटाफट लेके आओ उनको, फटाफट बुलाओ। अच्छा, ये जो गहने आपने पहन रखे हैं इस पिक्चर में, ये गहने कहाँ पे हैं? ये क्या कर रहे हो? अपनी फीस ले रहा हूँ। मेरे मना करने के बाद भी शकील जबरदस्ती लेके चला गया था।
ये किस्सा किस दिन हुआ? 3 दिन पहले। 3 दिन पहले। उसके ऐन एक दिन बाद हत्याकांड होता है। मतलब शकील ने सईदा को ये गहने दिए, सईदा ने अब गहने पहने और उसके बाद उन सबको मार डाला गया। क्यों? तुझे पता चल गया था ना कि शकील सईदा के साथ साथ तेरी बीवी के साथ भी चोंच लड़ा रहा है। यही नहीं, उसने तेरी बीवी के गहने भी चुरा लिए थे। इसी गुस्से में तूने शकील को और बाकी लोगों को मार डाला। ये सब मैं पहली बार सुन रहा हूं और मैंने किसी का खून नहीं किया है। अंदर जरा इन्हें ले जाओ अपने साथ और खातिरदारी करो। जब तक सच ना उगले रुकना नहीं। चलो ले जाओ। सर चलो सर आप आप भी चलिए। सर मेरी बात तो प्लीज मैडम चलिए। जाओ। सर सईदा, शकील और उसके बच्चे का भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सईदा और शकील दोनों को बहुत ज्यादा मात्रा में नींद की गोलियां दी गई थी। देखो सईदा और शकील की बॉडी जहां मिली है वो फैक्ट्री से ज्यादा दूर नहीं थी। जी सर, और सिर्फ बच्चे की बॉडी में नींद की गोली का कोई ट्रेस नहीं मिला। बच्चे को गला घोट के मारा गया। बच्चा नींद में नहीं था। गला दबाते वक्त बच्चे ने अपने हाथ में जो भी आया उसे पकड़ लिया। उसके हाथ में एक बटन आ गया। अब हमें पता यह लगाना है कि यह बटन किस शर्ट का है। समझ रहे हो? पिछले 6 महीने में इस तरह का शर्ट किसने खरीदा है। हो सकता है सस्पेक्ट ने यह शर्ट फेंक दिया। हमें छानबीन करनी होगी, पूछना होगा बार बार ऑफिस आस पड़ोस कि किसने इस तरह के बटन पहने शर्ट में सस्पेक्ट को देखा है। सब कट्टे बेचने वाला मिल गया था। पिछले कुछ दिनों में तुमसे किसी ने 3 कट्टे खरीदे? हाँ साहब, पर नाम याद नहीं। वापस। शक्ल तो याद होगी ना? हाँ साहब। स्केच बनवाने में हमारी मदद करोगे? जी साहब। सर हमने बहुत कोशिश की लेकिन उस शर्ट के बटन के बारे में कुछ पता नहीं चला। इन्वेस्टिगेशन जारी रखो, हमें पता तो करना पड़ेगा। अरे पूरा का पूरा परिवार उनके पड़ोसियों को मार डाला। सारे पैंतरे हमने अपना लिए लेकिन अभी तक पता नहीं चला कि कातिल कौन है। क्या वजह हो सकती है? कौन किसके लिए ये? मोहम्मद है, सुलेमान, जूबी, सुरेश, चंदू या फिर सादिया और शकील? जो कोई भी हो, वो इन लोगों को इतनी अच्छी तरह से जानता था कि इनके खाने में नींद की गोलियां वो मिला सकता था। सर हमने सबका बैकग्राउंड बहुत डिटेल में चेक किया लेकिन ऐसा कोई भी क्लू नहीं मिला जो हमें कातिल तक पहुंचा सके। कहीं इसकी वजह सलमा तो नहीं है? तुम एक काम करो, जहां ये लोग पहले रहते थे ना वहां पता करो। कोई ना कोई तो वहां पे होगा जो सलमा के बारे में जानता होगा। हाँ कम ऑन, लेट्स गो। सर सलमा भाभी बहुत नेक औरत थी और सबकी मदद भी करती थी। और हाँ सर, सलमा पिछले 1 महीने से बार बार अपने मायके फोन किया करती थी और घंटों बातें किया करती थी। सर वैसे तो सब ठीक था पर उनके व्यवहार में काफी बदलाव आ गया था। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब आप जा सकती हैं। कुलदीप, सलमा अपने मायके बार बार फोन कर रही थी और चिड़चिड़ी भी हो गई थी। कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा है मुझे। चलो अर्शद और गजल से जाके बात करते हैं। शायद उन्हें कुछ पता हो। नहीं सर, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। शायद रूबिया को पता हो। क्या मैं रूबिया से बात कर सकता? जी सर। अरे गजल। हाँ अबू। जरा मेरा फोन लाना तो, तुम्हारी मम्मी से बात करनी। हेलो, हाँ रूबिया। हाँ ये इंस्पेक्टर राकेश श्रीवास्तव तुमसे बात करना चाहते हैं। रूबिया जी शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। अच्छा मेरा एक सीधा सा सवाल था, वो ये कि सुनने में आया कि सलमा आपा जो है वो आखिर के दिनों में थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई थी। अपने मायके अक्सर फोन किया करती थी, परेशान रहती थी मतलब। तो आपको कुछ खबर है इसके बारे में? मतलब क्या हुआ था उनके साथ? जी इंस्पेक्टर साहब, सलमा आपा को लोगों से मिलने जुलने का बहुत शौक था पर लॉकडाउन की वजह से घर छोड़ के फैक्ट्री कंपाउंड में जाकर रहना पड़ा।
ना ज्यादा किसी से मिलना जुलना, ना बातचीत। तो उनका दम घुटने लगा था। सारे मजदूर अपने अपने मुल्क जा रहे थे। सलमा आपा भी अपने मायके जाना चाहती थी, पर उनके शौहर मना कर रहे थे। इसकी वजह से वो थोड़ी चिड़चिड़ी सी हो गई थी। थैंक यू, शुक्रिया। ये रुबे जी की तस्वीर है क्या? जी। अच्छा, ये लीजिए, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सर उस तरह के बटन वाले शर्ट्स जितने लोगों ने खरीदी थी उनकी लिस्ट आ गई है। ये रही सर लिस्ट। अच्छा, भोपाल पुलिस की तरफ से एक फोटो भेजी गई थी हाईवे पे मिली लाश की। हाँ, वो फोटो ले आओ सर। और रुबिया के फोन का लोकेशन ट्रेस करो। राइट सर। सर 3 कट्टे खरीदने वाले का स्केच बन गया सर। ये स्केच प्रदेश के सभी पुलिस स्टेशन हेडक्वार्टर में भेजो और साथ ही साथ राज्यों के हेडक्वार्टर में भी भेजना। ओके सर। रूबिया की फोन की लोकेशन आ गई। फिलहाल वो घर पे ही है। अच्छा, लेकिन 23 तारीख को उसका फोन इंदौर से भोपाल की तरफ गया, फिर घर वापस आ गया। हेलो, मैं कुंज विहार पुलिस स्टेशन से पीआई बोल रहा हूँ। जैन सर। अच्छा, आपका वो भेजा हुआ स्केच तो हमें मिला, साथ ही साथ वो लाश की फोटोग्राफ भी। एक बात पता करनी थी कि लाश के पोस्टमार्टम के मुताबिक आपको क्या लगता है, अंदाजे से मर्डर किस दिन हुआ होगा? जी 23 तारीख के आसपास। ओके। सर मेडिकल स्टोर से सर इतनी ज्यादा क्वांटिटी में किसी ने नींद की गोलियां नहीं खरीदी थी। जिसने ये दवाइयां खरीदी, ये रही सर उसकी फोटो। बिना टाइम वेस्ट किए, बिना मार खाए सच बता दे, रुबिया को कैसे और क्यों मारा? रूबिया और मैं निकाह करने ही वाले थे और हम सब साथ रहने लगे, उसके दोनों बच्चों के साथ। लेकिन जब भी मैं रूबिया को प्यार करने लगता, गजल चुपके से देखा करती थी। पहले तो मैं बहुत हैरान था, गुस्सा भी आया, लेकिन फिर मैं समझ गया। रूबिया को मैंने इस बारे में कुछ नहीं बताया और फिर मैंने गजल को उकसाना शुरू किया और वो मेरी तरफ खिंची चली आई। रूबिया वैसे भी बुढ़ाने लगी थी और गजल जवान है। फिर हमने सोचा कि अगर हमें एक दूसरे के साथ जिंदगी भर खुश रहना है तो रूबिया का कांटा जिंदगी से निकालना पड़ेगा। और वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा। फिर उससे पीछे छुड़वाने के लिए उसके कहने पर मुझे चिंतन को मारना पड़ा। उसे कैसे मारा? उसके लिए मैंने 3 देसी कट्टे खरीदे कि जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर मैंने सारी गोलियां चिंतन के सीने में उतार दी। और बाकियों को कैसे मारा? सर उन सबको मैंने नहीं मारा सर। बताओ कैसे मारा? सर सच बोल रहा हूँ सर। सर सच बोल रहा हूँ सर। सर सर गजल मैडम, आप बताने का कष्ट करेंगी कि आपने 4-5 मेडिकल स्टोर से भाई का प्रिस्क्रिप्शन दिखाकर नींद की गोलियां क्यों ली? वो सलमा खाला और मोहम्मद खालू बार बार अम्मी के बारे में पूछ रहे थे। वो लोग पीछे ही पड़ गए। रूबिया कहाँ है, रूबिया कहाँ है? नहीं तो हम पुलिस के पास चले जाएंगे। उनसे पीछा छुड़ाने के लिए उन दोनों को मारना पड़ा। और फिर सईदा के बच्चे के बर्थडे के बहाने मैं उसके घर गया। मारना तो मैं मोहम्मद और सलमा को चाहता था, लेकिन सब लोग वहीं पे थे तो उनको पता चल ही जाता, इसलिए मुझे सबको मारना पड़ा। मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम दोनों को सख्त से सख्त सजा मिले। कामा तुराणम न भयम न लज्जा। अरशद और गजल ने अपने शारीरिक आकर्षण को प्रेम समझा और उसकी खातिर गजल की मां और अरशद की होने वाली बीवी रबिया की हत्या कर दी। इस एक हत्या के बाद अरशद और गजल अपराधों की फेर में पड़ गए और फिर उन्होंने 11 हत्याओं को अंजाम दिया। पर वो कहते हैं ना कि अपराधों की लिस्ट चाहे कभी कभी थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन उसका अंत जेल की काल कोठरी में ही होता है। और अरशद और गजल के साथ भी यही हुआ। हाँ, अगर वो अपना पहला अपराध करने से पहले अपने आप पर काबू पा लेते तो शायद आज चैन की जिंदगी जी रहे होते।
और अगर सईदा का परिवार भी थोड़ा सतर्क रहता तो उन सबको भी जान से हाथ नहीं धोना पड़ता। आप सबको सोनी टीवी और क्राइम पेट्रोल की पूरी टीम की तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।